हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, फर्स्टली उसका नाम है सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम पहले कवर करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द सेंट्रल एशियन रूलर्स, कुछ मेजर रूलर्स और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सुंग डायनेस्टी। तो एज वी कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर बृहद्रथ थे और उस समय पे जो बुद्धिज़्म का ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था उसकी वजह से फाइनली पुष्यमित्र सुंग, उनके कमांडर इन चीफ ने उनको मर्डर किया था एंड फाइनली सुंग डायनेस्टी की बिगनिंग हुई थी। सो अगर हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र सुंग, जो कि कमांडर इन चीफ थे बृहद्रथ के। ना सेकेंडली हम यहाँ पे देखते हैं उनके बाद जो नेक्स्ट किंग थे अग्निमित्र, उन्होंने विदिशा को हैंडल किया था एज अ गवर्नर। तो वो विदिशा के गवर्नर थे और उस समय पे जो विदर्भ थे वहाँ के राजा थे यज्ञसेन। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रीक्स जो थे वो इंडिया में एंटर हो रहे थे इंडस रिवर के थ्रू। एज यू ऑल नो, उस समय पे जो मेजरली इंडिया में इन्वेजन्स हो रहे थे वो नॉर्थ वेस्ट के थ्रू हो रहे थे, मतलब हमारा जो ये पंजाब, पाकिस्तान, सिंध वाला एरिया। सो मेजरली जो भी फॉरेन इन्वेजन्स थे, अटैक्स थे, वो उस एरिया से इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं पेनिट्रेट हो रहे थे। फिर हम देखते हैं कि जो सुंग डायनेस्टी के रूलर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अश्व बेसिकली मीन्स होता है हॉर्स। सो अगर ये अपना हॉर्स किसी और राजा की टेरिटरी में छोड़ देते हैं और वो उसे पकड़ लेता है उस हॉर्स को, तो इसका मतलब ये होता है कि वो राजा बैटल के लिए रेडी है। तो इस तरीके के यज्ञ होते थे उस समय पे। और इस डायनेस्टी के राजा जो थे वो चक्रवर्ती नाम का टाइटल अपने साथ होल्ड करते थे। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज की या लिटरेचर जो कि सुंग डायनेस्टी के टाइम पे लिखे गए थे, सबसे पहले इसमें आता है महाभाष्य। महाभाष्य एक हमारा टेक्स्ट है जो कि ग्रामर पे बेस्ड है, जिसे पतंजलि ने लिखा है और इसमें हमें सुंग डायनेस्टी का मेंशन देखने को मिलता है और ये उसी टाइम पीरियड में लिखा गया था। मनुस्मृति हमारी उसी टाइम पीरियड में लिखी गई थी। कामसूत्र जिसे वत्सयान ने लिखा है वो। मालविका अग्निमित्रम, सो बेसिकली ये जो एक स्टोरी है, लव स्टोरी है मालविका और अग्निमित्र के बीच में, तो ये भी उसी टाइम पीरियड की लिखी है और ये कालिदास ने लिखी है। देन वी हैव हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। सो हेलियोडोरस, जैसे कि हमने पढ़ा था मेगास्थनीज एक एम्बेसडर थे, वैसे ही हेलियोडोरस भी एक एम्बेसडर थे जो कि इंडिया आए थे सुंग डायनेस्टी के टाइम में। तो सुंग डायनेस्टी के जो 9th रूलर हैं भागभद्र, उनके कोर्ट में आए थे हेलियोडोरस और उन्होंने यहाँ पर एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था विदिशा में, गरुड़ पिलर उसे बोलते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 7.2 मीटर का ये पिलर है, वासुदेव के लिए बनवाया था उन्होंने। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। देन यहाँ पे हमें बताया गया है कि देवभूति डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे, जिसके बाद वासुदेव आ गए थे और वासुदेव ने फिर आगे चल करके कण्वा डायनेस्टी की शुरुआत की थी। सो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले सुंग रिलीजन के बारे में। तो ये ओल्ड ब्राह्मणिकल रिलीजन था। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म और ब्राह्मणिज्म की तरफ इंक्लाइंड थे। अश्वमेध यज्ञ करते थे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और इनके बारे में ये माना जाता है कि इन्होंने काफ़ी सारे बुद्ध को परसिक्यूट किया था, मारा था और काफ़ी सारे स्तूप तोड़े थे, क्योंकि स्तूप जो था वो कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म को ही रिप्रेजेंट करता था। क्योंकि अशोक ने अपने टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे स्तूप बनवाए गए थे जिससे कि जो बुद्ध के रेलिक्स हैं, उनके जो शिष्यों के रेलिक्स हैं, उनकी जो मेमोरीज़ हैं, उनको प्रिजर्व किया जा सके। तो इसको कहीं ना कहीं हैम्पर किया गया था सुंग डायनेस्टी के टाइम पे। बट बाद में इन्होंने कुछ कुछ काम भी करवाए थे। बेसिकली जो स्तूप तोड़े थे उनको रिपेयर कराना, या फिर जो गेटवेज़ हैं उनको बनाना और थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम कराना, प्रदक्षिणा पथ बनवाए थे। तो जब मैं आपको स्तूप का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगी देन आई विल टेल यू कि प्रदक्षिणा पाठ क्या है, वेदिका क्या है, हर्मिका क्या है। देन हम देखते हैं इन्होंने कई सारे स्तूप वगैरह को डिस्ट्रॉय किया था और तोरण वगैरह जो द्वार है तो होते हैं, द्वार मतलब जो 4 गेटवे होते हैं स्तूप में, और जो उनका प्रदक्षिणा पथ होता है वो सब बनवाया था। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सेंट्रल एशियन रूलर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस बेसिकली इंडिया में आए थे 190 BCE में और इसका जो हमें मेंशन है वो महाभाष्य और गार्गी संहिता में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनको 2 इम्पॉर्टेंट रूलर्स ने हराया था। पहले तो मौर्यन डायनेस्टी के रूलर्स ने और दूसरा खारवेल ने। तो खारवेल जो है वो उड़ीसा के राजा है, जो कि आगे चल करके जैनिज़्म में लाइक अपने आप को ढाल लेते हैं और
यहाँ पे हम देखते हैं कि जो खारवेल है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट जो हम राजा देखते हैं वो है मिलिंद। तो मिलिंद के बारे में ये फैक्ट मालूम पड़ा है कि उन्होंने 20 ईयर्स तक रूल किया था, और ये हमें वी.ए. स्मिथ नाम के एक हिस्टोरियन है उन्होंने बताया है। और इनको हराया था किसने? ही वॉज डिफीटेड बाय पुष्यमित्र सुंग। सो पुष्यमित्र सुंग के ये कंटेम्प्रेरी थे और उन्होंने इनको हराया था। काफ़ी ज़्यादा वास्ट एम्पायर थी इनकी। इनके टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा गया था मिलिंद पन्हो, और मिलिंद पन्हो में मिलिंद और नागसेन की पूरी बातचीत कॉन्वर्सेशन बताई गई है। तो नागसेन वॉज बेसिकली एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, तो इसमें इन दोनों की पूरी कॉन्वर्सेशन बताई गई है, किस तरीके से आगे चल के जो मिलिंद है वो भी बुद्धिज़्म के फॉलोवर बन जाते हैं। अगर हम देखें तो इनका जो कैपिटल था वो सियालकोट में था। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एंटिआलसिडस। सो एंटिआलसिडस जो है वो एक राजा थे जिन्होंने हेलियोडोरस को भेजा था सुंग डायनेस्टी में, भागभद्र के कोर्ट में, जो कि 9th रूलर है सुंग डायनेस्टी के, और यहाँ पे हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ बनवाया था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हमने डिस्कस किए हैं, डेमेट्रियस, मिलिंद और एंटिआलसिडस। ओके, एंड नाउ वे आर मूविंग फॉरवर्ड टू हर्मियस। सो हर्मियस जो थे वो लास्ट रूलर थे सेंट्रल एशियन डायनेस्टी के, और इनको हरा दिया था पार्थियन ने, जिसके बाद पार्थियन डायनेस्टीज़ जो थी वो इंडिया में आने लगी थी। सो इंडो पार्थियंस के बारे में बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। बेसिकली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि मिथ्राडेट जो थे वो सबसे पहले इंडो पार्थियंस थे, मतलब बेसिकली उनके फाउंडर थे। उसके बाद गोंडोफर्नीज आए थे और सेंट थॉमस। तो ये मिथ्राडेट्स, गोंडोफर्नीज और सेंट थॉमस कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स हैं जो कि इंडो पार्थियन डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कर्ण डायनेस्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो कर्ण डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो वासुदेव हैं, और इसके बाद वासुदेव के बाद यहाँ पे भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन और सिमुक आए थे। तो ये सारे कुछ किंग्स हैं कण्व डायनेस्टी के बारे में। इनका जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था। तो यहाँ पे इनके बारे में ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें नहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेंट्रल एशियन डायनेस्टी है वो है इंडो ग्रीक्स या इंडो बैक्टीरियन। तो इंडो ग्रीक, इंडो बैक्टीरियन उन्हीं को बोला जाता है। तो इनके टाइम पे हमें ये देखने को मिलता है कि नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में इतने सारे इन्वेजन्स हो रहे थे कि नॉर्थ वेस्ट पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट रहा था छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे किंगडम्स में। एंड देन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि एंटीओकस II नाम के एक राजा हैं जो कि इंडिया में एंटर होते हैं, और 248 में जो पार्थियंस हैं वो भी इंडिया में अंदर आते जा रहे थे, और उन्होंने तकजीरा को अपना कैपिटल बनाया था। उसके बाद एंटियाकस के बाद डियोडोटस आते हैं, फिर यूथिडेमस आते हैं। तो इनके बेसिकली मैं आपको नाम बता देती हूँ, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट थे मैंने आपको वो ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, उनके बारे में डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दी हैं। तो यहाँ पे हमारे सेंट्रल एशियन में हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे अभी, डेमेट्रियस, मिलिंद, एंटिआलसिडस और हर्मियस। और इंडो पार्थियंस में हमने देखा मिथ्राडेट्स जो उनके फाउंडर थे, उनके बारे में बस इम्पॉर्टेंट है, और बाकी हमें इतना डिटेल में नहीं जानना है। सेल्यूकस लीगेटर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द शाक डायनेस्टी। तो शाक जो है उनको स्काइरियंस भी बोलते हैं, और ये बेसिकली एक नोमैडिक ट्राइब थी। नोमैडिक मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, और बेसिकली एक जगह पे सेटल होकर ना रहना, और नोमैडिक वे में अपना जो नोमैडिक लाइफ होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, हंटिंग गैदरिंग करना, सो ये करते थे। तो इनका जो था वो एक प्रोविंशियल सिस्टम होता था गवर्नमेंट का, मतलब कि छोटे छोटे प्रोविंसेस में इनकी पूरी एम्पायर डिवाइडेड होती थी, और इसी को हम क्षत्रप सिस्टम भी बोलते हैं। तो प्रोविंशियल सिस्टम को शाक जो है वो क्षत्रप सिस्टम भी बोलते हैं। इन्होंने अपने एम्पायर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, नॉर्दर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। सो नॉर्दर्न पार्ट में क्या क्या आ जाएगा इंडिया के, तक्षशिला और मथुरा, और इनका जो वेस्ट वाला हिस्सा था उसमें हमारा महाराष्ट्र और उज्जैन। तो इस तरीके से इन्होंने अपने एम्पायर को नॉर्थ और वेस्ट में डिवाइड किया हुआ था। तो नॉर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट राजा जैसे कि मोगस एलियास है, राजुल है और सुदास है, और मोगस जो है वो शाक डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्टर्न साइड में भूमक है, नहापन है और चस्टान है। तो भूमक, नहापन, चस्टान और रुद्रदमन। ओके, सो ये कुछ जो इम्पॉर्टेंट किंग्स हैं ये हमारे वेस्टर्न साइड के हैं। तो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा रुद्रदमन, जो कि गुजरात में इनका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है, गिरनार में है।
और उसमें इन्होंने बताया है कि इन्होंने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड कराया था, मतलब कि दोबारा से रिपेयर कराया था। सुदर्शन लेक भी गुजरात में सिचुएटेड है। तो रुद्र दमन का जो ये जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है, ये पहला इंस्क्रिप्शन है जो कि प्योर संस्कृत में लिखा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि पेपर में आता है। सो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वॉज बेसिकली रिटन इन 150 AD। ये गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में सिचुएटेड है, प्योर संस्कृत में लिखा गया है। और इसमें हमें यहाँ पे रुद्र दमन के अलावा अशोक और समुद्रगुप्त, इनके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो बेसिकली 4 राजा हैं जिनके बारे में हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। एक तो हमारे हो गए रुद्र दमन, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, मौर्य। तो ये हमारे 4 राजा हैं और इसे गिरनार भी बोला जाता है। ओके, सो विथ दिस वी कंप्लीटेड अवर सुंग डायनेस्टी। कन्व के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। हमने यहाँ पे शाक डायनेस्टी को कवर किया और कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियन रूलर्स को हमने कवर किया है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम कुषाण और सातवाहन डायनेस्टी को कवर करेंगे। ओके, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कुषाण डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी। सो फर्स्टली कुषाण डायनेस्टी जो हमारी है उसके बारे में आपको कुछ बेसिक फैक्ट बता दूं कि ये अपने आप को नोमैडिक या येची ट्राइब के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसके 2 इम्पॉर्टेंट किंग्स हैं, कुजुल कैटफिसिस और विम कैटफिसिस। तो ये दोनों के नाम हमें याद रखने हैं। इनकी जो एम्पायर थी वो रोमन एम्पायर से मतलब टच होती थी, कहीं ना कहीं वहाँ तक इनका एक्सटेंशन था, इंडिया से रोमन एम्पायर तक का। और इस डायनेस्टी के जो सबसे महान राजा माने जाते हैं वो कौन है? कनिष्क, जिन्होंने आगे चल करके शाक एरा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था, बट बुद्धिज़्म में भी लेटर बुद्धिज़्म जिसे महायान बुद्धिज़्म बोलते हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पैट्रोनाइज किया था एंड कई सारे स्तूप भी बनवाए थे। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू फर्स्ट किंग जो कुजुल कैटफिसिस थे। तो इन्हें फाउंडर भी माना जाता है कुषाण डायनेस्टी का। और इनका जो माना जाता है कि इनकी जो एम्पायर थी वो पहले तो तक्षशिला के पास लोकेटेड थी, फिर धीरे धीरे विद टाइम इन्होंने अपनी जो एम्पायर थी उसको एक्सपैंड किया था। अगर हम वीम कैटफिसिस की बात करें तो इनको कैटफिसिस 2 के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि कुजुल के ही ये छोटे बेटे थे। इनकी जो बाउंड्रीज थी वो रोमन एम्पायर तक टच होती थी और ईस्ट में चाइना तक इनके जो बॉर्डर्स थे वो टच होते थे। और कुषाण्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गोल्ड के कॉइन्स सबसे ज़्यादा प्योरिटी वाले जो है वो कुषाण्स के ही टाइम में पब्लिश हुए थे। अगर हम देखें सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इंडो ग्रीक के टाइम पे थे। प्योरिटी वाइज सबसे बेस्ट जो थे वो कुषाण्स के गोल्ड के कॉइन्स थे। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लार्ज लेवल पे कौन से डायनेस्टी ने गोल्ड के कॉइन्स को इशू करा है, सो दैट इज़ गुप्ता डायनेस्टी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो वीम कैटफिसिस थे उन्होंने आगे चल कर के शैविज़म मतलब शिव जी की जो पूजा होती है शैव धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है हमारे कनिष्क, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ कुषाण डायनेस्टी। 78 CE में इन्होंने शाक एरा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो शाक कैलेंडर जो माना जाता है वो 78 CE से शुरू हुआ था और वो कनिष्क का टाइम पीरियड था। इन्होंने बेसिकली रूल जो किया था वो कश्मीर से किया और कनिष्क पूरा नाम की एक सिटी भी इस्टेब्लिश की थी। अब अशोक घोष ने अपने एक टेक्स्ट में बताया है कि लिच्छवी का जो रूल है यूपी बिहार साइड, वहाँ से लेकर के कश्मीर तक पूरा जो था वो कनिष्क की एम्पायर फैली हुई थी। सो बेसिकली फ्रॉम इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में यूपी बिहार से लेकर के पूरा कश्मीर एंड देन रोमन एम्पायर तक इनकी एम्पायर थी। साउथ इंडिया में इनका ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं था। इन्होंने शाक डायनेस्टी को भी हराया था, चस्टान को भी हराया था, मालवा तक इन्होंने अपनी एम्पायर को एक्सपेंड किया था साउथ में, कशगर खोटान जैसे एरियाज़ को भी कैप्चर किया था जो कि हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। और इनके टाइम पे पंचाओ नाम के एक मैसेंजर हैं जो कि चाइना से इंडिया आए हुए थे और उन्हें इन्होंने अरेस्ट करवाया था, जिसकी वजह से इनकी चाइना के साथ वॉर हुई और उस वॉर में चाइना जीत जाता है, ये हार जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगेन इन्होंने दूसरा इन्वेजन जो था वो चाइना के ऊपर किया था। कनिष्क के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें याद रखने हैं, जैसे कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो कनिष्क के ही टाइम पीरियड में हुई थी। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी। अभी आप बस इतना याद कर लो कि जो चौथी काउंसिल थी वो कनिष्क के टाइम पे हुई थी। देन वी सी महायान बुद्धिज़्म का काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड जो है पैट्रोनाइजेशन है वो कनिष्क ने किया था। बेसिकली उनके टाइम पे
जो बुद्ध थे उनको एक आइडल के तौर पे वर्शिप किया जाने लगा था। अगर हम देखें तो महाविभाषा नाम का एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है जो कि इस टाइम पीरियड में लिखा गया था, जिससे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज़्म भी बोला जाता है। बेसिकली बुद्धिज़्म से रिलेटेड इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। कनिष्क स्तूप इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था। इनके टाइम पे जो भी लिटरेचर थे, इंस्क्रिप्शन थे, वो सब ज़्यादातर संस्कृत में लिखे थे, तो संस्कृत लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें इनके टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे स्कूल ऑफ आर्ट है कौन कौन से, मथुरा और गांधार, उसका भी डेवलपमेंट हमें इनके टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे 3 स्कूल ऑफ आर्ट होते हैं, गांधार, मथुरा एंड आम्रावती। एक आम्रावती भी होता है, तो आम्रावती का जो डेवलपमेंट था वो सातवाहन के टाइम पे हुआ था, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ग्रीक्स में अगर हम यहाँ पे हम देखें अगर गांधार जो है वो हमारा कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो गांधारी जो नाम है वो महाभारत में जो कैरेक्टर है गांधारी, उनका नाम गांधार, उनके नाम से ही गांधार का नाम पड़ा है, और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। तो इसका जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीक से इन्फ्लुएंस है, और ग्रीक इन्फ्लुएंस को हम क्या बोलते हैं, हेलेनिस्टिक कल्चर। तो जो ग्रीक कल्चर है उसको हेलेनिस्टिक कल्चर बोला जाता है। इनमें जो भी स्टैचूज़ वगैरह बनाए जाते हैं, आइकन्स बनते हैं, वो ब्लूइश ग्रे होते हैं, तो हल्का सा ग्रे ब्लूइश उनका कलर होता है। स्पिरिचुअल होते हैं, और इनमें कोई भी ज्वेलरी जो है वो नहीं पहनाई जाती, क्योंकि ज्वेलरी जो राजा महाराजा पहनते थे, देवी देवता पहनते थे, वो बेसिकली एक इंडियन फीचर है। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रीक इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑर्नामेंट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे बस जो उनका स्टैचूज़ होंगे काफ़ी ज़्यादा, उसमें बहुत सॉफ्टनेस होगी, स्मूथनेस होगी, उनके कपड़े ऐसे फ्लोई होंगे, वाइटिश टाइप की होंगी उनकी मूर्तियाँ। नेक्स्ट अगर हम देखें मथुरा में, तो मथुरा की जो हम देखते हैं यहाँ पे स्टैचूज़ हैं वो स्पॉटेड रेड कलर के होते हैं, और उसमें हमें स्माइलिंग बुद्धा, मतलब बुद्ध की जो यहाँ पे पेंटिंग है वो हमें स्माइलिंग करते हुए दिखाई दी है, और काफ़ी ज़्यादा बुद्ध को मैस्कुलर और एनर्जेटिक भी दिखाया है, तो उनको एज अ मैस्कुलर फिगर दिखाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं अमरावती स्तूप, जो कि हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं, और इनमें बेसिकली वाइट मार्बल का, वाइट कलर का यूज़ होता था। और या बस यहाँ पे हम इतना ही देखेंगे, इनके बारे में बेसिक जो डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बता दिए। कुषाण डायनेस्टी में हमने यहाँ पे कुजूल कैटफिसिस, वीम कैटफिसिस और कनिष्क को इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे राजा थे उनके बारे में हमने सारी डिटेल्स कवर कर ली हैं। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सातवाहन डायनेस्टी। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द सातवाहन डायनेस्टी। सो जो ये हमारी सातवाहन डायनेस्टी है उसके बारे में मैं बता दूँ दैट इसके जो फाउंडर है वो सिमुक हैं, और इनका जो कैपिटल है वो पैठान या प्रतिष्ठान है, विच इज़ सिचुएटेड इन द सदर्न इंडिया। नाउ हम देखते हैं यहाँ पे कि ये अपने आप को द्रविडियंस डिसेंडेंट बताते हैं, मतलब कि द्रविडियंस के डिसेंडेंट हैं, और इनकी जो मेन लैंग्वेज है वो तेलुगु है। और सातवाहन जो है वो रूलिंग फैमिली का नाम है, तो जो रूलिंग फैमिली है उसी के नाम पर डायनेस्टी का नाम रखा गया है। अगर हम यहाँ देखते हैं सतकर्णी जो इनके राजा हैं, तो उनकी शादी हुई थी नागनिका से, और इसके बारे में एक नानाघाट इंस्क्रिप्शन है, उसमें मतलब मेंशन है कि नागनिका का जो नानाघाट इंस्क्रिप्शन है उसमें बताया गया है कि ये अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया करते थे, और इन्हें दक्षिण पथ का जो किंग है वो माना जाता था, मतलब कि दक्षिण पथ के रूलर जो थे वो सातवाहन थे। इसके अलावा वेदश्री एक और इम्पॉर्टेंट किंग है इस डायनेस्टी के, और उनकी जो वाइफ है वो शक्तिश्री थी। और ऐसा माना जाता है कि सतकर्णी जो थे वो काफ़ी ग्रेट रूलर थे इस डायनेस्टी के, और उनके बाद उनके एंड होने के बाद जो अगले 100 साल थे वो डार्क एज थे हमारे लिए। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इन्हें लिबरेटर माना जाता था, कि मतलब जो सातवाहन्स की पावर को वापस से रीहोल्ड किया था वो गौतमी पुत्र ने किया था। इन्होंने जो सातवाहन डायनेस्टी की ग्लोरी थी उसको वापस से लाया, और नहापन को हराया इन्होंने। नहापन जो कि मालवा के राजा थे उनको हराया, उनसे विक्ट्री ली, और शाक के साथ भी इनकी कोई वॉर हुई, उसमें भी ये जीत गए थे। और नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि एक वॉर हुई थी रुद्रदामन और वशिष्ठ पुत्र पुलुमई के बीच में। तो रुद्रदामन जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, शाक डायनेस्टी के रूलर थे, और इनकी वॉर जब पुलुमई से हुई थी, पुलुमई एक सातवाहन किंग थे,
तो इस वॉर में पुलुमई हार जाते हैं एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इनका डाउनफॉल कुछ टाइम पीरियड के लिए देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यज्ञश्री सतकर्णी। तो यज्ञश्री सतकर्णी जब किंग बनते हैं तो उनके टाइम के जो कॉइन्स हैं उसमें शिप का मोटिव बना हुआ है। ओके, तो ये शिप का मोटिव है, ये हमें क्या दिखाता है कि उस टाइम पे मैरीटाइम ट्रेड जो है वो हुआ करता था, मतलब कि जो इनका सी ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा वेल फ्लरिश्ड था। अगर हम बात करें सतवंश के पॉलिटी की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेन राजा होते थे मोनार्क। ओके, तो कहीं ना कहीं सिस्टम सेंट्रलाइज था। राजा के नीचे एक मंत्री परिषद होती थी जो कि सारा जो भी एम्पायर का फंक्शनिंग है वो संभालती थी, और लोगों के वेलफेयर पे काफ़ी ज़्यादा जो था फोकस वो दिया जाता था। और एम्पायर को बहुत छोटी छोटी प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, और निगम सभा जो थी वो भी होती थी एम्पायर के अंदर। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्ण सिस्टम था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो पूरा सिस्टम फॉलो होता था। महासेनापति या फिर कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। इस टाइम पीरियड में हमें मिडिल क्लास भी देखने को मिलती है। और महामत्र और अमत्य, तो ये महामत्र और अमत्य जो है वो मिनिस्टर्स हैं इस टाइम पीरियड के। तो अमत्य, एज वी ऑलरेडी नो कि मिनिस्टर्स को अमत्य बोला जाता था। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस डायनेस्टी के बारे में कि इनकी डायनेस्टी मैट्रीलिनियल थी, मतलब कि जैसे बाकी डायनेस्टीज अपने फादर के नाम से, फोर फादर्स या फिर दादा बाबा के नाम से जानी जाती थी, तो इनकी जो डायनेस्टी थी वो अपने मदर के नाम से, ये जो भी अपने नाम मेंशन करते थे इसमें इनकी माँ का नाम ऐड होता था। तो इनके टाइम का जो रिलीजन था वो कैसा था, ब्राह्मणिज्म होता था, वही वेद और सेक्रीफाइसेस होते थे। वैष्णविज्म था, वैष्णविज्म मतलब शिव जी की वैष्णविज्म मतलब विष्णु जी की पूजा, शैविज्म मतलब शिव जी की पूजा। कहीं ना कहीं इनके टाइम पे बुद्धिज़्म भी डेवलप हुआ, मतलब कि रिलीजियस टॉलरेंस भी इनके टाइम में देखने को मिलता है। और इन्होंने भी कई सारे चैत्य और विहर डेवलप किए थे। चैत्य क्या होते हैं, प्रेयर हॉल, और विहर मॉन्क्स के रुकने के लिए जगह होती है रेनी सीजन में। इनके अलावा इन्होंने गुहा बनवाए थे, केव टेम्पल्स, और अमरावती स्तूप, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि सातवाहंस के टाइम में देखने को मिलता है। और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसका डेवलपमेंट भी सातवाहंस के टाइम में देखने को मिला था। इनके टाइम पीरियड की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इनके टाइम में भी गिल्ड और श्रेणी होती थी, मतलब कि जो आर्टिस्ट या क्राफ्टमैन होते थे वो अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते थे और साथ में कोई ना कोई काम करना या कोई आर्ट डेवलप करते थे। करेंसी इनके टाइम में जो थी वो कर्षपन हुआ करती थी, और इनका कहीं ना कहीं हमें ट्रेड रोमन एम्पायर के साथ था, ऐसा भी एविडेंस देखने को मिलता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, तो ये एक टेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। किसने लिखा है ये बात हमें नहीं पता, एनोनिमस टेक्स्ट है, बट इसमें भी बताया गया है कि जो सातवाहंस की डायनेस्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड थी, वेल फ्लरिश्ड थी। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें सातवाहंस के लिटरेचर, तो दो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है सातवाहंस के रिलेटेड। एक है हमारा बृहत कथा जिसे गुणाध्याय ने लिखा था, और एक है कतंत्रा जिसे सर्ववर्मन ने लिखा था। सो विद दिस हमारी जो कुषाण डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी वो दोनों कंप्लीट हो गई है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटिंग टू द गुप्ता डायनेस्टी। ओके, सो जो भी हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। आगे की वीडियोज़ जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वी विल कवर मेडिवल, मॉडर्न एज वेल एज अदर पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री, ऑल द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, so thank you so much guys for watching this video and please subscribe.